हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि सीटेट सेकंड पेपर के लिए हम लोग एनसीईआरटी एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। हिस्ट्री की क्लास रोज़ 10 बजे होती है और पॉलिटी की क्लास होती है आपकी 12 बजे। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 9 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है, देखिए, नए साम्राज्य और राज्य। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए टॉपिक है अध्याय 9, नए साम्राज्य और राज्य। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ, देखिए, प्रशस्ति शब्द जो होता है ये आपका संस्कृत शब्द होता है। साथ ही में इसका अर्थ होता है प्रशंसा। मतलब पहले के राजाओं के बारे में जो रचनाएं की जाती थी उनकी प्रशंसा से संबंधित होती थी, उनके राज्य के बारे में उनकी प्रशंसा लिखी जाती थी, तो वही होता है प्रशस्तियाँ। यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है कि दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है। साथ ही में उसकी रचना किसने की थी, तो समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि व मंत्री हरिसेन ने की थी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरिसेन का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि व मंत्री रह चुके थे ये हरिसेन। साथ ही में इन्होंने रचना भी की थी समुद्रगुप्त के बारे में, प्रशस्ति लिखा था इन्होंने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए, ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। तो देखिए प्रशस्तियाँ काफ़ी समय पहले से लिखी जाती थी, लेकिन गुप्त काल में इसका बहुत ही तेज़ी से विकास हुआ। गुप्त काल, समुद्रगुप्त आपके गुप्त काल से ही संबंधित हैं, और गुप्त काल में ही इन प्रशस्तियों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ, इनका महत्व बढ़ गया। नेक्स्ट है, देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि प्रशस्ति में प्रशंसा लिखी जाती है, तो यहाँ पर देखिए कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य दिया गया है, ये देखिए, योद्धा समुद्रगुप्त का जो प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा है उसमें उन्होंने उनके बारे में बड़ाई ही बड़ाई, मतलब उनकी जो प्रशंसा ही लिखा है। तो योद्धा समुद्रगुप्त के रूप में, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, वर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट ये है, आपको ये याद रखना है कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। नेक्स्ट देखिए, हरिसेन जो थे 4 विभिन्न राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये देखिए मानचित्र ये है, ये देखिए हरे रंग का क्षेत्र है, और ये आपका हल्का गाजरी कलर है, और ये आपका ब्लू कलर है। तो इसी के बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो हरिसेन ने जो उनका उल्लेख किया था उनकी प्रशंसा में, जो प्रशस्ति लिखा था, तो उसी से संबंधित है कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था, हराकर अपना साम्राज्य में उनके राज्य को मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सबके हार जाने पर समुद्रगुप्त ने सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। तो देखिए जब दक्षिणापथ के 12 शासकों को उन्होंने हरा दिया तो उन सब ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया, और समुद्रगुप्त ने उन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दे दी थी। तो आपको देखिए यहाँ पर याद क्या रखना है कि समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, इसी में पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। बैंगनी जो मैंने आपको हल्का गाजरी बताया वही यहाँ पर बताया गया है। इसमें असम तटीय, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, इसी में
बाह इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे कर दिया था। तो देखिए कुषाण वंश के तथा शक वंश के भी शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था, और इन लोगों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी, जिसके कारण इन लोगों ने पुत्रियों का अपने विवाह उनसे कर दिया था। तो देखिए पहले के समय में ऐसा होता था कि राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी और उसके बाद वो अपनी पुत्रियों का विवाह कर देते थे जो राजा हार जाता था, और उनके बीच में फिर से दोस्ती हो जाती थी। यहाँ पर देखिए कुछ सिक्के दिखाए गए हैं। बीड़ा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो देखिए समुद्रगुप्त की एक विशेषता है कि उनके समय के जो सिक्के थे उसमें समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। जैसे ये देखिए ये सिक्के हैं उस टाइम के, याद रखिएगा कि बीड़ा बजाते हुए चित्र किस सिक्के में किस राजा का था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो समुद्रगुप्त का था। नेक्स्ट है देखिए, ये देखिए मानचित्र है और इसमें जितने भी ये देखिए रेड वाले हैं ये सभी गुप्त वंश द्वारा जीते गए राज्य हैं। देखिए ये सभी एक लाइन से यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 3 6 3 9। ये देखिए 9 शासकों को उन्होंने हराया था, तो वही यहाँ पर 9 लाइन से दिए हुए हैं। गुप्त वंश द्वारा जीते गए ये नगर हैं। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे वंशावलियों की। तो देखिए बहुत सी प्रशस्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। जैसे यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गढ़की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि जो ये प्रशस्तियाँ होती थी इसमें प्रशंसा लिखी जाती थी। तो देखिए प्रशंसा के साथ साथ उनके जो पूर्वज होते थे उनके बारे में भी इसमें लिखा जाता था, मतलब अच्छी अच्छी बातें उनकी लिखी जाती थी। तो यहाँ पर जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद प्रशस्ति जो मिली है चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त से संबंधित है, उसी में उनकी देखिए पिता प्रपितामह पितामह परदादा दादा दादी सबका उल्लेख मिलता है। माता उनकी कुमार देवी लिच्छवी गढ़की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे, याद रखिएगा चंद्रगुप्त। साथ ही में समुद्रगुप्त की माता का नाम कौन था, तो देखिए कुमार देवी था, और ये किस गण की से संबंधित है, तो लिच्छवी गण से संबंधित है, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह अभ्यास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। तो सभी को देखिए दादा परदादा सभी का उल्लेख मिलता है महाराजा के रूप में, मतलब सभी महाराजा थे, अच्छे कार्य करते थे। नेक्स्ट देखिए समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्हें पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। तो देखिए इसके बाद आपका अध्याय 10 ही है, वहाँ पर भी आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही में देखिए यहाँ पर एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो देखिए गुप्त वंश के शासकों की अगर बात करें तो सबसे पहले कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम, मतलब चंद्रगुप्त नाम था इनका, लेकिन फिर द्वितीय चंद्रगुप्त हो गए तो प्रथम द्वितीय लगाना पड़ा। उसके बाद आए समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद फिर से देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय आए, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विक्रमादित्य का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त सेकंड का, फर्स्ट का नहीं सेकंड का। साथ ही में जो विक्रम संवत चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाया था। किस उपलक्ष्य में चलाया था देखिए, तो शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रम संवत चलाया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्षवर्धन देखिए यहाँ पर शासक थे, जबकि हर्षचरित एक रचना है। आगे हाँ डिटेल से मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। तो देखिए हर वंश हर शासक के टाइम में अलग अलग चीज़ें चलती थी। जैसे समुद्रगुप्त के टाइम में आपने प्रशस्ति पढ़ा, मतलब पूरे गुप्त वंश के टाइम में प्रशस्तियों का बहुत बड़ा महत्व था। ऐसे ही यहाँ पर हर्षवर्धन के समय में उनकी जीवनी से पता चलता है, उनके बारे में उनकी जीवनी लिखी गई थी। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए।
बाणभट्ट जो थे किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। साथ ही में जो हर्षचरित लिखी गई है वो किसने लिखा है, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित है। हर्षचरित में है क्या, तो हर्षवर्धन की जीवनी है, मतलब हर्षवर्धन के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है, मतलब जब से स्टार्ट होता है उनकी वंशावली, उनके जो पूर्वज हैं उनसे होते उनका वर्णन देते हुए राजा बनने तक उन्होंने क्या क्या किया, सभी चीज़ों का वर्णन दिया हुआ है। चीनी यात्री षुएनसांग, जिसके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा था, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया था। तो देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चीनी यात्री था ये, भारत में आया था तीर्थयात्री के रूप में। साथ ही में काफ़ी समय देखिए रहे थे हर्षवर्धन के दरबार में, और हर्षवर्धन के टाइम का इन्होंने विस्तृत विवरण दिया है। यहाँ पर देखिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसन के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हर्ष ने जो जो काम किए हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं कि अपने पिता के बड़े बेटे, साधारणतः ये होता है कि जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है, लेकिन हर्ष बड़े बेटे नहीं थे। लेकिन जब पिता और बड़ा भाई दोनों की मृत्यु हो गई तो इनको गद्दी पर बैठना ही पड़ा, थानेसर की गद्दी पर ये स्टार्टिंग में बैठे। साथ ही में इनकी जो बहनोई थे, मतलब बहन के पति, वो कन्नौज के शासक थे। इनको भी देखिए मार डाला गया, बंगाल के शासकों ने मार दिया, जिसमें से इन्होंने फिर से यहाँ पर क्या किया कि कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया, कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि बंगाल के शासक ने ही इनके बहनोई को मारा था। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली है। तो देखिए मगध कितना शक्तिशाली राज्य था ये मगध, इसको भी इन्होंने जीता और बंगाल को भी जीता। कितनी बड़ी सफलता इन्होंने यहाँ पर हासिल की। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कहाँ से इन्हें रोक दिया गया था, किसने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने। कहाँ के लिए जब ये आगे बढ़ रहे थे, दक्कन की ओर आगे बढ़ रहे थे, दक्कन विजय की ओर, कि मतलब अब आगे भी और विजय करें, तो वहाँ पर उन्हें पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। देखिए पल्लव चालुक्य जो थे दक्षिण भारत के, चेर चोल पांड्य सभी दक्षिण भारत के, भारत का निचली वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत है उसी भाग से ये संबंधित थे, कि सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों का निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पुलकेशिन द्वितीय जो थे सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। तो एक तो आपको इसमें याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध कहाँ से है, तो चालुक्य राजा थे ये, देखिए सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। तो देखिए याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने एक प्रशस्ति लिखा है उनकी प्रशंसा में, जिससे उन पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें पता चलता है। रवि कीर्ति नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूरब तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है, इंपॉर्टेंट है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय भी बहुत अच्छा राजा था, इसने भी बहुत सारे काम किए। इसने देखिए हर्षवर्धन को रोक दिया था, हर्षवर्धन ने इतनी विजय के बाद भी उससे रुक गए थे। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो देखिए आपसी लड़ाई, जब बार बार लड़ाई होती रहेंगी तो दोनों वंश क्या होते गए, दुर्बल होते गए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका जो स्थान ले लिया राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया इनके स्थान को, और ये वहाँ पर राज्य करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर इन राज्यों का शासन कैसे चलता था। अब देखिए यहाँ पर बात की जाए कि कैसे इन राज्यों में शासन होता था। कई सारे राज्य आप पढ़ चुके, गुप्त वंश हो गया, साथ ही में ये चोल, चेर, पांड्य,
ये चालुक्य वंश हो गया, राष्ट्रकूट चोल वंश हो गया, ये सारे राज्य आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं, वंश पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। भूमि कर देखिए, भूमि देते थे, उसके बदले में कर लेते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर देखिए कौन कौन से कदम उठाए, सारे दिए हुए हैं यहाँ पर। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। आनुवंशिक देखिए वही पद होते हैं जिसमें पिता हो, उसके बाद पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, ऐसे ही बनते जाएं तो वो आनुवंशिक पद हो जाते हैं। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। तो देखिए कवि हरिसेन जो हर्ष के दरबारी कवि थे, ये अपने पिता की जगह पर हुए थे, मतलब इनका जो पद था आनुवंशिक था। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो देखिए जो हरिसेन थे, कई चीज़ों पर इनको कार्य मिला था। संभवतः वहाँ के स्थानिक प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था, इसलिए नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो देखिए कुछ नीतियां जैसे चलती हैं तो कुछ समय तक तो प्रभावी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे होते ही हैं कि अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते रहते हैं ताकि वो अलग राज्य स्थापित कर लें। तो वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कभी भी शासक दुर्बल होते, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो देखिए अगर सेना की बात की जाए तो सेना में हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही सभी होते हैं। साथ ही में एक सेना नायक भी होता था। सेना नायक को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, उसमें उसे कोई कुछ भूमि दे दी जाती थी या भूमि से कर वसूलने का काम दे दिया जाता था, जिससे वो सभी सेना का और घोड़ों की देखभाल करते थे और कर वसूलते थे। कर वसूलने के साथ साथ देखिए युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। तो इसी तरह जो ये सारे कार्य करते थे, मतलब कर वसूलते थे, सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे, हथियार जुटाते थे, वो सामंत कहलाते थे। याद रखिएगा क्या कहलाते थे, वो व्यक्ति सामंत कहलाते थे। और ये सामंत ही जब होते हैं, जब शासक कोई मतलब शासन करने वाला राजा अगर दुर्बल होता है, कहीं पर कमज़ोर होता है, तो ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं, मतलब खुद अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट है दक्षिण के राज्यों में सभाएँ। पल्लव, चोल, चेर, पांडु, जो मैंने आपको बताया ये दक्षिण के राज्य ही थे। तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। तो देखिए इनके अभिलेखों से पुराने समय के बारे में पता चला है कि कैसी सभाएं होती थी। पल्लवों के अभिलेखों से पता चला है कि स्थानीय सभाओं की चर्चा होती थी, मतलब किसी एक स्थान पर सभी लोग इकट्ठे होते थे और वहाँ पर सभा होती थी, बातचीतें होती थी। खेती बाड़ी से जुड़ी देखिए विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम ये सभाएं करती थी। मतलब ये आपस में बातचीत करती, कहाँ पर क्या समस्या है, सिंचाई की, खेती बाड़ी की, सड़क निर्माण की जो भी समस्याएं होती थी उसके विषय में ये लोग बातचीत करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। तो यहाँ जहाँ पर देखिए भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, मतलब नीची जाति के लोग थे, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा होती थी, याद रखिएगा। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। तो देखिए नगरम जो संगठन था उसमें धनी लोग, मतलब जो अमीर लोग थे, शक्तिशाली भूस्वामी थे जिनके पास बहुत सारी भूमि होती थी, जो व्यापारी होते थे, उन्हीं की ये सभा थी। नेक्स्ट देखिए इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। तो बहुत सी स्थानीय सभाएं जो शताब्दियों तक सभाएं करते वो लोग और अपनी समस्याओं का निपटारा करते थे। उस जमाने में आम लोग जो थे, साधारण जनता जो थी, वो कैसी थी।
जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो देखिए यहाँ पर उस जमाने के जो आम लोग थे तथा जो महिलाएं थी वो प्राकृत भाषा में बोलते थे, मतलब प्राकृत भाषा थी उनकी। और ब्राह्मणों और राजाओं की बात करें तो वो लोग संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं कि वो लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे और आम लोग, जो आम जनता थी, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, कालिदास का ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, कालिदास का है ये, याद रखिएगा। जिसमें किसका वर्णन है? दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी का वर्णन है अभिज्ञान शाकुंतलम में। आगे देखिए, चीनी यात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। चीनी यात्री देखिए फाहियान जो आया था भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, तो उसी से संबंधित देखिए यहाँ पर कि इन्होंने उनका भी वर्णन किया है, जो लोग नीचे और शक्तिशाली लोग जिन्हें अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखती हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो देखिए छुआछूत की भावना पहले से ही चलती आ रही है। पहले भी लोग, उस टाइम की देखिए बात है, गुप्त वंश की बात है ये, तब भी लोग अछूत मानते थे। ऊंचे और शक्तिशाली जो लोग होते थे, छोटे लोगों को अछूत मानते थे। उन्हें बाजार से बाहर, शहरों से बाहर रहना पड़ता था। अगर कभी बाजार में आना पड़ता तो देखिए कितनी गलत बात थी, कितनी गलत सज़ा थी कि वो लोग एक लकड़ी के टुकड़े से चोट करते हुए रहते थे। लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे, मतलब जिससे आवाज़ होती थी और लोग जान जाते थे कि ये लोग अछूत हैं, उनसे दूर बचते रहते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी कहानी है राजा की सेना की। बाणभट्ट मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। साथ ही में इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी हर्षचरित के नाम से। तो वो बाणभट्ट की ही रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए उन्होंने अभियान पर, बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने अपने टाइम के, मतलब हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन राजा के जो समय पर सेना निकलती थी उसी के बारे में उन्होंने सजीव चित्रण किया हुआ है। देखिए पूरी कहानी इससे संबंधित, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसको भेज दूंगी अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये देख लीजिए, बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ये चैप्टर देखिए आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। यहाँ पर देखिए कुछ तिथियाँ दी हुई हैं जो छूट रही थी। गुप्त वंश का शुरुआत हुआ था 1700 साल पहले से। हर्षवर्धन का जो शासन था वो 1400 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।